Welcome all of you. Good morning to everybody. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एसएससी या बैंक के एग्जाम में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। एग्जाम में इससे प्रायः क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैं उस ट्रिक को और उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे जिसके आधार पर कंडीशनल सेंटेंस में एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस, इसका नाम है शर्त सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो शर्त का बोध कराते हैं उसे कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, शर्त कई तरह के हो सकते हैं। शर्त वर्तमान में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, पास्ट में होता है। तो सबके अलग अलग नियम हैं या उनको एक नियम बनाया गया है। उसको देखें कि किस समय किस तरह का हमें रूल्स फॉलो करना होगा। यदि कंडीशनल सेंटेंस में दोनों जो घटनाएं हैं अगर फ्यूचर में हो, जैसे इसमें दो क्लाज होते हैं, दो क्लाज में दो क्रियाएं होंगी। यदि दोनों क्रिया अगर फ्यूचर टेंस में घटित होता है, फ्यूचर टाइम में घटित होता है, तो वहां पे किस तरह से हम उनको अरेंज करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसका रूल फर्स्ट है कि यदि कंडीशनल सेंटेंस के दोनों उपवाक्य फ्यूचर टाइम में घटित होते हों तो उसमें कंडीशनल क्लॉज का जो अनुवाद होता है, कंडीशनल क्लॉज का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहने का सेंस क्या है? पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इंडेफिनिट मतलब हैबिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ये लगाएंगे। और उससे पहले आप इफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि कंडीशन के भाव को इफ शो करेगा। दूसरा जो क्लॉज इसका है उसको कहते हैं रिजल्टेंट क्लॉज, परिणाम सूचक उपवाक्य, या इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, या इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्लॉज फ्रेंड्स, रिजल्टेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो अनुवाद होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। किसमें बनाते हैं? मतलब उस वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपका विल या शैल, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये आपका फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप यहां आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखें, कंडीशनल जो क्लॉज है पूरा वाक्य कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें दो वाक्य हैं, एक क्रिया आपकी यहां पे हो रही है, एक या पढ़ाने की क्रिया हो रही है। यदि आप यहां आएंगे, यह कंडीशनल क्लॉज क्योंकि इसमें कंडीशनल वर्ड जुड़ा हुआ है, यदि आप यहां आएंगे तो ये आपका कंडीशनल क्लॉज है और इसका अनुवाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे क्योंकि दोनों ही घटनाएं फ्यूचर में हो रही है।
जैसा कि मैं आपको बताया था कि फ्यूचर में ये दो घटनाओं का होना पाया जाता हो, तो जो घटना पहले होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो बाद में होती है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो यहां देखें, आना और पढ़ाना, पहले आने की दोनों ही घटनाएं फ्यूचर में हो रही है। अगर फ्यूचर में दोनों को शो कर दिया जाएगा तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई। जैसे वह यहां पे क्या है, ये सबसे लास्ट में हो रहा है, इसको फ्यूचर रहने देंगे, उससे पहले आपका प्रेजेंट आता है और यही कारण है कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाएगा। तो यहां पे इसको बनाएंगे इफ यू कम। इफ यू कम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आई विल टीच यू। फ्रेंड्स, आई के साथ शैल भी लग सकता है, विल भी लग सकता है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। तो इसके आधार पे ये गलत नहीं होता है कि आई के साथ शैल क्यों नहीं लगा है, तो आई के साथ विल का भी प्रयोग होता है। तो इस तरह से इसका जो ट्रांसलेशन होगा, इफ यू कम आई विल टीच यू। इसके बाद देखें इससे कैसे इस पे आधारित एरर्स पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एग्जांपल है, जैसे कहा जाए इफ यू विल रीड इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, यू विल पास द एग्जाम, तो आप एग्जाम को पास कर जाएंगे। यहां पे देखें, ये भी यहां पे विल लगा हुआ है, ये भी फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है, दोनों घटनाएं फ्यूचर में हो रही हैं। ये पहले होगा इसलिए इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसा मैंने नियम बताया। ट्रिक समझिए, इफ ऐसा क्लॉज जिसमें इफ लगा हो, अनलेस लगा हो, अनटिल लगा हो, इस तरह का जो क्लॉज होगा जिससे पहले इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से प्रयोग नहीं करेंगे, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रयोग करेंगे। मतलब फ्यूचर में नहीं हो सकता, वहां पे विल शैल वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ पे विल को हटा देंगे, विल को हटाएंगे तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये भी प्लूरल है और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बन गया। तो आपका एरर्स यहाँ पे विल के हटा देने से, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे क्वेश्चन कहा जाए कि आई विल हेल्प यू in case you will help me, मतलब मैं आपकी मदद करूंगा इस शर्त पे कि आप भी मेरी मदद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इफ के स्थान पे आप इन केस भी लगा सकते हैं, ये भी कंडीशन के भाव को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद भी विल लगा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन गलत है, यहाँ विल का प्रयोग नहीं करेंगे। यू प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात ये यू और यहाँ पे देखिए हेल्प फर्स्ट फॉर्म में है क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है। नेक्स्ट, सीता विल गो टू लखनऊ if her mother will allow her। यहां देखें इस क्वेश्चन को, सीता विल गो टू लखनऊ if her mother will allow her। सीता लखनऊ जाएगी यदि उसकी मां उसे अनुमति दे। तो यहां पे देखें, इफ से, इफ के बाद वाला जो क्लॉज है यही है, इसमें विल का प्रयोग किया गया है, ये गलत है, विल का प्रयोग नहीं होगा। सीता विल गो टू लखनऊ इफ हर मदर, अब यहाँ पे मदर सिंगुलर में है इसलिए अलाउ को भी आप सिंगुलर में करेंगे, अर्थात अलाउज हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान होता है इसके कॉन्सेप्ट को समझना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एरर्स को बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे।
कोई इसमें, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। कंडीशन सेंटेंस से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो या इंडिया का एग्जाम हो। इसलिए सभी लोगों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। बॉयज विल प्ले क्रिकेट provided that the principal will be absent। लड़के क्रिकेट खेलेंगे इस शर्त पे कि बशर्ते कि प्रिंसिपल अब्सेंट हो। यहां पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे विल प्ले क्रिकेट, ये काम बाद में होगा। कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल अब्सेंट होंगे तब होगा। यहाँ देखें विल भी लगा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट ये भी कंडीशन के भाव को व्यक्त करता है, इसके बाद लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी गलत है, तो विल को हटा देंगे। बी का पहला फॉर्म इजेमार होता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में बी का फर्स्ट फॉर्म इजेमार, उससे पहले प्रिंसिपल लगा हुआ है तो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा। बॉय विल प्ले क्रिकेट प्रोवाइडेड दैट द प्रिंसिपल इज एब्सेंट। इस तरह से फ्रेंड्स पहले जो रूल्स थे उस पर आधारित, मतलब यदि फ्यूचर में दो घटनाओं का होना पाया जाता है तो जो पहले होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो बाद में होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। देखिए इसका रूल सेकंड, यदि कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो जो रिजल्टेंट क्लॉज होगा वह जिस टेंस या सेंटेंस में प्रयोग होगा उसी टेंस में या सेंटेंस में उसका अनुवाद बनाया जाता है। जैसे कहा जाए यदि आप बीमार हों तो दवा ले लें, यदि आप बीमार हो तो दवा लें। तो यहां पे इफ हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में आपका यू होगा, इफ यू आर इल तो दवा लेना है, टेक मेडिसिन, इफ यू आर इल टेक मेडिसिन, यदि आप बीमार हो तो दवा लेना। यदि यह लड़की अंग्रेजी में कमजोर है तो वह पास नहीं हो सकती। यदि लड़की अंग्रेजी में कमजोर है, if this girl is weak in English, if this girl is weak in English तो वह पास नहीं हो सकती, she will not pass। यदि आप थके हों तो आराम कर लें, if you are tired
टेक रेस्ट, यदि आप थके हो तो आराम कर लें। यदि अंग्रेजी कठिन है तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि अंग्रेजी कठिन है तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। इफ इंग्लिश इज डिफिकल्ट, you should read it attentively, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स यह रूल्स भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद यदि कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में हो तो क्या करेंगे। पास्ट में यदि रहेगा तो उसके लिए मतलब पास्ट में दो घटनाएं घटित होती हैं तो क्या करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो घटना पहले घटित होती है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में घटित होती है उसका अनुवाद पास्ट में भी टेंस से बनाया जाता है। क्योंकि इसमें घटना घटित नहीं हो पाती है, इसमें एकमात्र कल्पना मात्र होता है, तो इसलिए जो रिजल्टेंट क्लॉज होगा वहां पे वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के द्वारा इसको बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके थर्ड रूल पे कि थर्ड रूल में क्या है। जैसे देखिए पास्ट कंडीशन, पास्ट कंडीशन की बात हो रही है, बीते हुए समय में शर्त की बात हो रही है कि पास्ट कंडीशन क्या होता है। तो ध्यान दें, यदि कहा जाए कि यदि वह आया होता तो मैं उसको पढ़ाया होता, मतलब पास्ट की बात की जा रही है कि यदि वह आया होता तो मैं उसको पढ़ाया होता, तो पास्ट में यदि ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा करता। तो यहां पे देखें, यदि वह आया होता तो मैं उसे पढ़ाया होता। देखिए दोनों ही घटनाएं पास्ट में घटित होने की बात की जा रही है कि यदि आने की घटना हुई होती तो मैं उसको पढ़ाया होता, न आने की घटना हुई न मैं पढ़ाया। लेकिन पास्ट में दो घटनाएं घटित होती हैं, तो जो घटना पहले होती है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होती है उसको पास्ट में भी टेंस में अनुवाद बनाया जाता है। क्योंकि यह घटना पहले हो रही है इसलिए इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये बाद में हो रही है क्योंकि घटना घटित नहीं होती है, ये तो एकमात्र कल्पना है कि यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा मैं करता, इसलिए इसका जो अनुवाद होगा ये वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कभी भी इस तरह का अगर हो, वुड हैव है, शुड हैव है, कुड हैव है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो उसमें क्रिया पूर्ण नहीं होती है, एक रिपेंट किया जाता है, पश्चाताप किया जाता है कि उसे पढ़ाया होता, मतलब पढ़ा नहीं पाया। तो इसका अनुवाद जो है इस तरह से हम बनाते हैं, मतलब इसमें वर्ब का स्ट्रक्चर ये रखेंगे, इससे पहले सब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि जो कंडीशनल क्लॉज है उसको देखें, कंडीशनल क्लॉज का जो अनुवाद है इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा जो क्लॉज है पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब पहले इफ लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे,
फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ये प्रॉब्लम। और दूसरा है रिजल्टेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको कहते हैं, या प्रिंसिपल क्लॉज। इसका जो अनुवाद है वह सब्जेक्ट प्लस वुड हैव और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के द्वारा बनाया जाता है। जैसे अगर इसका अनुवाद बनाना रहे कि यदि वह आया होता तो मैं उसे पढ़ाया होता, तो इसको देखें, इफ, ये पास्ट परफेक्ट होगा, इफ ही हैड कम, यदि वह आया होता तो मैं उसको पढ़ाया होता। आई वुड हैव टॉट हिम, यदि वह आया होता तो मैं उसको पढ़ाया होता। यदि यह लड़की गाना गाई होती तो वह पुरस्कार पाई होती। यदि यह लड़की गाना गाई होती तो वह पुरस्कार पाई होती। इफ दिस गर्ल had sung a song, यदि यह लड़की गाना गाई होती तो वह पुरस्कार पाई होती। She would have got prize, यदि मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ा होता तो वह पास हो गया होता। If my brother had read English, he would have passed. If Sita had worked hard, she would pass the exam. यदि सीता कठिन परिश्रम की होती तो एग्जाम को पास कर गई होती। तो यहाँ पे हार्डवर्क है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे आपका वुड पास है। इसका प्रयोग नहीं करेंगे। वुड हैव पास्ड, if my sister has sung this song, she would have got prize. यदि मेरी बहन यह गीत गाई होती तो वह पुरस्कार पाई होती। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है
तो इधर का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, हैज नहीं होगा, हैड का प्रयोग करेंगे। इफ Ravi has played cricket, he would have won the match. यदि रवि क्रिकेट खेला होता तो मैच को जीत गया होता। यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे। I would not have beaten you if you have not made this mistake. तो यहाँ पे देखें, आई वुड नॉट हैव बीटन यू इफ यू हैव नॉट मेड दिस मिस्टेक। यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह आपका पास्ट परफेक्ट है। तो इधर का जो वाक्य होगा ये वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स पास्ट कंडीशन के भी बारे में बता दिया। अब एक और लास्ट जो स्टेप है उसके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। यदि कंडीशनल सेंटेंस से ऐसी शर्त का बोध होता हो जिसके पूरा होने की संभावना बहुत कम हो, अब इसमें देखिए रूल फोर्थ में क्या है। यदि कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज से ऐसी शर्त का बोध होता हो जिसकी पूरा होने की संभावना नहीं के बराबर हो, एक तरह से प्रेजेंट इमेजिनेशन के सेंस में अगर बात किया जा रहा हो, तो उसको ट्रांसलेट करते समय कंडीशनल क्लॉज को निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे सूत्र क्या है, पहले आप इफ लेते हैं, फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर यूज करते हैं, फिर वह नाउन यूज करते हैं। ये आपका कंडीशनल क्लॉज है। या इसमें हम जब किसी चीज को मान लेते हैं, सपोज करते हैं, मानते हैं, जैसे यदि वह राजा होता, यदि मैं राजकुमार होता, अपने आप को राजकुमार मान लेते हैं, तो ऐसे केस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा केस इसका ये होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कोई नाउन, इसमें रखने का सेंस होता है। यदि मेरे पास रखने का भाव, अगर इस तरह का सेंस है, पोजीशन का अगर भाव हो, तो वहां पे हेड का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ जाता। तो अगर रखने का सेंस है तो हेड लगाएंगे, और यदि हम कोई चीज अपने आप को मान लेते हैं तो वहां पे वर का प्रयोग करेंगे। और इसका जो दूसरा क्लॉज होता है, रिजल्टेंट क्लॉज का अनुवाद निम्न सूत्र से बनाया जाता है।
निम्न सूत्र का मतलब यह है कि सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ये होगा। जैसे कहा जाए यदि वह एक राजकुमार होता तो वह महलों में रहता। क्या लिखेंगे? इफ ही वर ए प्रिंस, यदि वह एक राजकुमार होता तो वह महलों में रहता। he would live in the palace, यदि वह एक राजकुमार होता तो वह महलों में रहता। यदि मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ जाता। यदि मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ जाता। इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ जाता। आई वुड फ्लाई, यदि मैं एक पक्षी होता, तो मैं उड़ जाता। मैं अपने आप को एक पक्षी मान ले रहा हूं। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैं कंडीशनल सेंटेंस में जितने प्रकार से वाक्य पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा कर दिया है। अब एक चीज इसमें और जानना है कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ के स्थान पर अनलेस या अनटिल का भी प्रयोग किया जाता है। अनलेस और अनटिल का इफ के स्थान पे अनलेस या अनटिल का भी प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है जब तक नहीं। अनलेस अनटिल टाइम के लिए होता है। अनटिल का प्रयोग जो है वह समय के सेंस में होता है, और अनलेस का जो यूज होता है वह समय को छोड़कर सभी दशाओं में होता है। सभी शब्द के साथ होता है। इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनलेस के बाद वाले क्लाज में अनलेस या अनटिल के बाद वाले क्लाज को कभी नेगेटिव नहीं बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, यहां पे डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। I will
वेट फॉर यू until I will wait for you until you do not come। यहां पे do not को हटा देंगे, until you come लिखा जाएगा। इस तरह से ये जाने कि unless और until के बाद जो क्लॉज आएगा उस क्लॉज में कभी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी दो शब्दसूचक शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। दो शर्त सूचक शब्द का प्रयोग एक साथ नहीं होता, एक साथ नहीं किया जाता है। जैसे इफ और अनलेस एक साथ नहीं आएगा, अनलेस अनटिल एक साथ नहीं आएगा, प्रोवाइडेड दैट और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, प्रोवाइडिंग और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाएगा। मतलब यदि शब्द को व्यक्त करने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन उसमें दो शब्दों का प्रयोग हम एक साथ नहीं करेंगे, अगर ऐसा है तो गलत हो जाएगा। उसमें से एक शब्द को हटा देंगे, एक को रहने देते हैं। देखें कंडीशनल सेंटेंस पे कुछ एग्जांपल को कि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। When you will find out any solution to this problem, you will become able to finalize the project। जब आप इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे तो आप इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वेन से वाक्य की शुरुआत है और पहले ये होगा, पहले आप सॉल्यूशन को निकालेंगे तब जाके आप उस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में सक्षम होंगे। तो इस तरह से अगर फ्यूचर में दो एक्शन का होना पड़ जाता हो तो जो कार्य पहले होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और जो बाद में होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स ये जाने कि यदि व्हेन है, बिफोर है, इफ है, अनलेस है, अनटिल है, प्रोवाइडेड दैट है, एज सून एज है, इस तरह का कोई भी शब्द लगा हो तो उसके बाद वाला जो क्लॉज होगा, उससे सरा हुआ जो क्लॉज होगा उसमें विल, शैल, वुड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। इफ ही हैड ए फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन ए पब्लिक लाइब्रेरी। यदि उसके पास कुछ घंटे अगर होते तो वह पब्लिक लाइब्रेरी में अपना समय व्यतीत किया होता। तो यहाँ देखें ये भी पास्ट में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे अगर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई एरर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग। यदि मैं यह किया होता तो मैं गलत किया होता। तो यहाँ पे देखें इफ से वाक्य की शुरुआत है, यहाँ पे वुड लगा हुआ है जो कि गलत है, वुड हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात दूसरा ये डिपेंड ऑन करता है कौन सा क्लॉज होगा। यहाँ देखें वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इधर का जो क्लॉज होगा वहां पे हैड का प्रयोग करेंगे। इफ आई हैड डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड many of my friends। Next question number 4। If she had told me that her husband never lived within his means, I would not have lent him the money। If she had told me, यदि वो मुझसे बताई होती कि her husband never lived within his means, कि उसका पति अपने सीमाओं के अंदर नहीं रहता है, I would not have lent him the money, तो मैं उसको पैसा उधार नहीं दिया होता। तो यहाँ पे आपका ये भी वाक्य करेक्ट है क्योंकि हैड है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। He would not have done all this if he had not been instigated by his wife। He would not have done all this। यदि he would not have done all this, वह ये सब नहीं किया होता। If he had not been instigated by his wife, यदि उसकी पत्नी द्वारा उसको इंस्टिगेट नहीं किया गया होता तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस ये भी करेक्ट है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है और यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये भी वाक्य आपका करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। इस तरह से फ्रेंड्स कंडीशनल सेंटेंस के एरर्स
एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी कराएंगे। धन्यवाद।